विद्या भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा में आज सुनिए नाक कान व गले से जुड़ी बीमारियां व उनके उपचार। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। दोस्तों हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा जो ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा नमस्कार, विविध भारती परिवार की ओर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना परिचय दें अपनी विशेषज्ञता के बारे में। मैं डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में कान नाक गला विभाग का अध्यक्ष हूँ, प्रोफेसर एंड हेड। और मुझे लगभग 23 साल से ज्यादा का यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस है जी। हम लोग जो ENT स्पेशलिस्ट हैं और ENT में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हम लोग जिसका इलाज नहीं करते हो। जो बिल्कुल सुन नहीं सकते हो या जिनके कान के पर्दों में छेद हो गए हो या जिनके कान के अंदर की और कोई तकलीफ हुई हो, तो सुनने की जो भी क्षमता घट जाती है उसका इलाज हमारे स्पेशलिटी में मिल पाता है। जिन लोगों को कान के चलते चक्कर आते हैं उनका इलाज हम करते हैं। नाक से जिनको सूंघने में तकलीफ होती है, नाक के पर्दे टेढ़े हो गए हों या नाक के अंदर जो पॉलिप्स बोलते हैं हम वो हो गया हो या नाक टेढ़ी मेढ़ी हो, उनके इलाज करते हैं जी। फिर गले में जिनको बोलने की तकलीफ हो, गाने की तकलीफ हो, गले की जो स्वर पेटी होती है जो वोकल कॉर्ड जिन्हें हम बोलते हैं उसके ऊपर कोई बीमारी हो गई हो तो उनका इलाज करते हैं। कोई कैंसर हो गया हो नाक कान गले पूरे हेड एंड नेक का तो उनका इलाज करते हैं। इन शॉर्ट हमारे जितनी भी ENT और हेड एंड नेक से मिलती जुलती जो भी तकलीफें हैं उसमें थायराइड ग्लैंड भी आ गया, पैरोटिड भी आ गया और अन्न नली की तकलीफें भी आ गई, सांस नली की तकलीफें भी आ गई, तो इन सब का इलाज हम रेगुलरली हमारे यहाँ पे करते हैं जी। डॉक्टर साहब नाक कान गला के बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे चाहिए, हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपकी बातें। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि कान की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं अमूमन जो लोगों को तकलीफ देती हैं। भारत देश में ज्यादातर जो कान की तकलीफ लेके जो लोग आते हैं उनको सुनने की तकलीफ होती है जी, और या फिर कान बहने की तकलीफ होती है। देखा गया है कि कान ज्यादातर जो बहता है उसके पीछे कोई न कोई इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन के कारण कान के पर्दे में छेद हो गया होता है और कान के पर्दे में छेद हो जाने से कान के अंदर की जो त्वचा होती है जी। वो बहाव करना चालू कर देती है और उसके चलते जो कान के स्राव होते हैं ठीक है तो कान बहने लगता है। और एक बार कान बहना चालू होता है, कान के पर्दे में छेद बड़ा होने लगता है तो उसको साथ साथ में सुनने की तकलीफें भी होती है, तो क्षमता घटती जाती है धीरे धीरे। तो ऐसे में ये सब इन्फेक्शन खत्म करना पड़ता है और कान के पर्दे अगर बड़े छेद हो गए हैं तो उनको ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। तो ज्यादातर कान की बीमारियों में ऐसे केस आते हैं। हमारे पास में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जन्म से मूक बधिर होता है, जो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। अब इस वर्ग के लिए भी इलाज आ गया है और ये काफी सालों से अभी भारत में चल रहा है। समझ लीजिए 1995 से भारत में इसका इलाज चल रहा है। तो जो बच्चे जन्म से सुनते नहीं हैं उनको भी अब हम ऑपरेशन करके एक मशीन आती है जिसे हम कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, वो अगर हम ऑपरेशन करके फिट कर दें तो वो सुनने लगता है और बाद में उनको ट्रेनिंग दे तो बोलने लगता है। अच्छा। तो ज्यादातर जितनी भी कान की बीमारियां हैं उन सब का इलाज अभी है जी। तो ये जो मशीन की बात की आपने कि जिनको सुनने में समस्या होती है बचपन से ही और इसकी वजह से बोलने में, तो वो मशीन फिट करते हैं तो वो कितने साल तक टिकाऊ रहती है या पूरी जिंदगी के लिए हो जाती है वो? हाँ, इसमें मशीन के बारे में समझने के लिए पहले ये समझना है कि हम लोग आवाज सुनते कैसे हैं और इसमें तकलीफ क्या होती है जिसके चलते ये कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है।
ठीक है। तो मैं 2 वाक्य उसके ऊपर जरा बता दूं कि आवाज जो हमारे कान पे आती है वो कान के माध्यम से कान के अंदर जाती है और अंदर कान के पर्दे से टकराती है, फिर कान का पर्दा हिलता है उन ध्वनि तरंगों से, और पर्दे के साथ में जुड़ी हुई 3 हड्डियां होती है, तो एक के बाद एक वो तीनों हड्डियां हिलती है जी। अंतिम हड्डी जो हिलती है उससे अंदर का जो कान होता है जिसे हम कॉकलिया कहते हैं, इनर ईयर, तो कॉकलिया के अंदर पानी जैसा पदार्थ होता है, तो अंतिम हड्डी के हिलने से कॉकलिया के अंदर का पानी हिलता है और उसके हिलने से उसके अंदर स्थित बाल जैसे बारीक सेंसर सेल्स होते हैं जिनको हम हेयर सेल कहते हैं जी, वो हिलते हैं, और उन हेयर सेल्स के हिलने के कारण एक करंट जनरेट होता है, और वो करंट कान की सुनने की नस के माध्यम से दिमाग के सुनने के केंद्र तक पहुंचता है और दिमाग उस करंट को आवाज की तरह पहचानता है। तो ये नॉर्मल सिस्टम है हमारा सुनने का। लेकिन जो बच्चे जन्म से नहीं सुनते हैं उनके अंदर इस कॉकलिया के अंदर स्थित हेयर सेल्स जन्म से डैमेज हुए होते हैं जी। मतलब कि कॉकलिया के अंदर जो ध्वनि तरंगे आती है वो वहाँ पर आकर करंट में रूपांतरित ही नहीं होती, और जब वो करंट में रूपांतरित ही नहीं होती तो दिमाग तक पहुँचती नहीं है, और इसीलिए वो व्यक्ति सुन नहीं सकता है। और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है जन्म से, वो आगे फिर बोलना नहीं सीखता है, इसीलिए वो व्यक्ति फिर मुक्त बधिर हो जाता है। जी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कान में एक जो नस होती है, नसों की तकलीफ होती है और कान की नस कमजोर हो जाती है, ऐसा माना जाता है, स्पॉन्जी हो जाती है, तो इससे क्या क्या समस्या होती है? एक तो कम सुनाई पड़ता है, दूसरे और कौन सी समस्या होती है और इसका इलाज कैसे होता है? कान की जो नसों की समस्या होती है, तो अगर उसकी मतलब हर एक नस खत्म नहीं हुई है तो थोड़ी बहुत नसें अभी भी काम कर रही है जी। तो ऐसे लोगों को हम हियरिंग एड से, कान की सुनने की साधारण मशीन से उसको ठीक कर सकते हैं। तो हियरिंग एड से वो नॉर्मल लेवल पे आके सुन सकता है। लेकिन जब सुनने की ये नसें एकदम खत्म हो गई होती है, क्षमता शून्य हो गई होती है, तो वो बिल्कुल नहीं सुन सकता है। तो ऐसे में हमको कॉकलियर इम्प्लांट करना पड़ता है, और कॉकलियर इम्प्लांट एक यंत्र, आवाज जो एक कुकरिम कान का काम करता है, वो जो आवाज कान तक आती है तो लेके उसको ग्रुपिंग करता है और उसको फिर वायरलेस के माध्यम से कान के अंदर बिठाई हुई मशीन को देता है, और अंदर की मशीन फिर उसे डिकोड करके, और उसका एक इलेक्ट्रोड हमने कॉकलिया में डाला हुआ होता है, वहां से कान की सुनने की नस तक देता है, और तब जाके वो ध्वनि तरंगे करंट में रूपांतरित होके और दिमाग तक पहुंचती है, तब वो सुन सकता है जी। तो ये इम्प्लांट के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, पर ये इसके सामान्य प्रक्रिया इसकी ऐसी है। ये एक तरह की सर्जरी है मेरे ख्याल से। हाँ, ये क्या है, कॉकलियर इम्प्लांट एक्चुअली एक आर्टिफिशियल ईयर है, कुकरिम कान है, एक यंत्र है जी। इस यंत्र के 2 भाग होते हैं। एक भाग जो है वो कान के ऊपर पहनना होता है साधारण हियरिंग एड की तरह, और ये यंत्र को बोलते हैं स्पीच प्रोसेसर। इसके अंदर माइक्रोफोन होता है, तो जो आवाज आती है कान के ऊपर उसको ये स्पीच प्रोसेसर कैच कर लेता है और उसको फिर ग्रुप करके, प्रोसेस करके, और रेडियो फ्रिक्वेंसी से बाहर से अंदर देता है। अंदर यानी हमने जो ऑपरेशन करके मशीन बिठाया वहां पे, तो कान के पीछे खोपड़ी में हम एक मशीन बिठाते हैं जिसको रिसीवर स्टिमुलेटर कहते हैं, और उसका एक जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो कॉकलिया के अंदर हम डाल देते हैं और कान की सुनने की नस से जोड़ देते हैं। तो जब ये स्पीच प्रोसेसर आवाजों को कोडिंग करके रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से वायरलेस से अंदर देता है, तो ये अंदर रखी हुई मशीन जिसे रिसीवर स्टिमुलेटर कहते हैं, ये इसे डिकोड करता है। डिकोड करके कान पर आए हुई आवाज के अनुपात में उसे उन ध्वनि तरंगों को करंट में रूपांतरित करता है, और ये करंट फिर हमारे ऑपरेशन द्वारा रखे हुए इलेक्ट्रोड जो कॉकलिया में है वहां तक पहुंचा के कान की नस तक पहुंचते हैं, और नसें फिर उसको दिमाग तक पहुंचा के दिमाग उसको आवाज की तरह पहचानता है। तो एक ऑपरेशन के द्वारा ही ये संभव हो सकता है जी। ये मशीन जो है एक तरह का कंप्यूटर है, एक माइक्रो कंप्यूटर चिप है जिसे हम ऑपरेट करके फिट करते हैं जी, और जिसके चलते फिर ये सुन सकते हैं जी। यानी कि शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कान, जबकि अमूमन लोग नजरअंदाज करते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बचपन में अक्सर देखा है बड़े या भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, दोस्तों मित्रों में, कान पर बहुत जोर से थप्पड़ लगा दिया जाता है, और वो चोट जो लगती है कई बार डॉक्टर क्या जाने की नौबत आ जाती है, तो उस चोट से क्या खामी होती है और किस तरह से खतरनाक हो सकता है वो? देखिए, कान जैसा हम जानते हैं कि हमारा एक स्पेशल ऑर्गन है,
ठीक है। कान ही हमारा एक ऐसा ज्ञान तंतु है जो कि 24 घंटे 7 दिन चालू ही रहता है। उसके अंदर आंख की तरह कोई लीड नहीं है या शटर नहीं है जिसे बंद किया जा सके जी। कान हमेशा खुला रहता है। तो जो भी हमारे आसपास में प्रक्रियाएं होती है वो कान के माध्यम से ही अंदर जाती है जी। ठीक है। तो कान के ऊपर जब कोई थप्पड़ लगता है तो एक दबाव पड़ता है कान पे जी। और कान के अंदर स्थित जो पर्दा है हाँ। वो फट सकता है ठीक है। जैसे ढोलक पे आप थप्पड़ मारो जोर से तो ढोलक फट जाएगा, वैसे ही कान के ऊपर मारोगे तो कान का पर्दा फटने के पूरे चांसेस रहते हैं। और एक बार कान का पर्दा फट गया तो आवाज सुनने में तकलीफ पड़ेगी ठीक है। और एक बार ये हो गया तो सुनने की क्षमता घट जाती है। छोटा मोटा अगर छेद हुआ हो, छोटी मोटी मार पड़ी हो तो वो भर भी जाता है, लेकिन अगर बड़ा फटा हो तो फिर ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। सामान्यतः चोट लगने पे दर्द बहुत होगा वहाँ पे, क्योंकि कान के अंदर से जाएगा और जो मार पड़ती है उसके चलते दर्द होता है। वहाँ की जो चमड़ी होती है वो बहुत नाजुक होती है तो दर्द ज्यादा समय तक रहता है। और अगर पर्दा ही फट गया तो सुनने की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। ये वैसे टेक्निकली भी ग्रीवियस इंजरी में काउंट होगा। तो मतलब जब माएँ बच्चों को मारती हैं तो उस समय थोड़ी सजग रहे, अवेयर रहे। कान ऐंठो जरूर लेकिन मारो मत। बिल्कुल। तो बहुत सारे श्रोता हमारे सुन रहे हैं, इस बारे में सजग रहेंगे। और हमें ये बताइए इस समय कि किस तरह से इलाज होता है। अक्सर हम सुनते हैं कहते हुए कि कान का पर्दा उठ गया है या फिर कान का पर्दा फट गया है तो इलाज चल रहा है। तो इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? पूरी तरह से हो जाता है इलाज या नहीं, ये भी बताइए। कान के पर्दे का इलाज आज की तकनीक के हिसाब से बड़ा सरल है और हर ईएनटी सर्जन इसका इलाज करने के लिए ट्रेंड होता है जी। इसके अंदर क्या होता है कि पर्दा, जो कान का पर्दा होता है, एक झिल्ली जैसा होता है, पतला सा होता है। और उस पर्दे को अगर फट गया है तो जैसे हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम पैबंद लगाते हैं, वैसे ही कान का पर्दा अगर फट गया है तो उसमें चमड़े का पैबंद लगाना पड़ता है। चमड़ा यानी जो कि पर्दे जैसा होता है, झिल्ली होती है। झिल्ली नुमा जो हम लोग लेते हैं वो कान के पीछे ही जो एक टेम्पोरालिस मसल होता है, उस मसल के ऊपर की जो परत होती है जिसे हम फेशिया कहते हैं, उस फेशिया में से हम पर्दा बनाकर और पर्दे की जगह पे लगाते हैं जी। और वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं। फिर शरीर का ही पार्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह लगाया तो एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी कह लो, और वो फिर शरीर वहाँ पे खून वून पहुँचा देता है और वो बॉडी का पार्ट बन जाता है। तो ये ऑपरेशन को टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। तो टिम्पैनोप्लास्टी के ऑपरेशन से कान के पर्दे में हुए छेद को हम भर सकते हैं और उस व्यक्ति की वापस सुनने की क्षमता लौटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अक्सर ये सुना है, खास तौर से गर्भवती स्त्रियां या फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो बुजुर्ग महिलाएं घर में कहती हैं कि कान ढक के रखो, नहीं तो बाद में बड़ी परेशानी होगी। तो ये कौन सी समस्या होती है कान की गर्भवती स्त्रियों को, और डिलीवरी के बाद किस तरह की समस्याएं होती हैं? क्या इनका संबंध हार्मोन से भी होता है स्त्रियों के? हार्मोन्स जब भी हमारे उतार चढ़ाव होते हैं तो हार्मोन्स के चलते क्या होता है कि सूजन आने लगती है छोटी छोटी जगहों पे जी। और कान के अंदर की जो जगह होती है बड़ी छोटी होती है, बड़ी नाजुक भी होती है। तो वहाँ पर कोई सूजन वूजन आ जाए तो सुनने की समस्या हो सकती है। कान का कनेक्शन गले से होता है, एक नली होती है जिसे हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब जी। तो यूस्टेचियन ट्यूब के माध्यम से कान गले से कनेक्टेड रहता है जी जी। तो जैसे ही किसी को गले में कुछ हुआ, सर्दी हुई या कुछ हुआ तो ट्यूब बंद हो जाती है। ट्यूब बंद हो जाती है तो कान का पर्दा खींचता है, कान दुखने लगता है, कान के अंदर फिर सूजन आने लगती है, कान के पर्दे के पीछे पानी भरने लग जाता है, तो इसके चलते सुनने की समस्याएं आने लग सकती है। इसीलिए कहते हैं कि उसकी देख रेख करो, संभाल के रखो, बाहर से कोई इन्फेक्शन अंदर ना जाए, अंदर से कोई इन्फेक्शन कान में ना आए, इसके लिए उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में जब गला और कान थोड़ा सा गर्म रखते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर पे ठीक से रखते हैं, तो वो ठीक रहता है। जैसे ही टेम्परेचर का एक्सपोजर ज्यादा होता है तो तकलीफ ज्यादा हो जाती है। अच्छा, एक बड़ी समस्या है बहरापन, जिसका आपने जिक्र भी किया, और एक समस्या आजकल बहुत हो रही है। एक तो एक सामान्य उम्र के बाद बहरापन आता ही है और कई बार जन्मजात होता है, लेकिन आजकल युवाओं में देखा गया बहुत कम उम्र में बहरापन आता है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, दर्द नहीं होता है कान में, मवाद नहीं है, पर्दा है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी उन्हें कम सुनाई पड़ता है। ये कौन सी समस्या है? हाँ, आजकल देखा गया है कि जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत सारा उपयोग यंत्रों का, हैंड्स फ्री का, यंत्रों का, मोबाइल का, कान के ऊपर वो ईयरफोन्स लगाए रहते हैं और मैं देखता हूँ कि अक्सर 24-24 घंटा लगाए रहते हैं। ऐसी स्थिति में जिसके अंदर की और फिर उसका वॉल्यूम ज्यादा रखते हैं। कान की रचना ऐसी है कि वो नॉर्मल आवाज सुने
जब एक लेवल से भारी आवाज सुनता है, मतलब बड़ी नॉइज सुनता है, लाउड साउंड सुनता है, तो कान के अंदर, जैसे मैंने बताया कि जो ज्ञान तंतु जिन्हें हम हेयर सेल कहते हैं, इनके ऊपर असर पड़ती है जी। तो ज्यादा मोटी आवाज, ज्यादा बड़ी आवाज, ज्यादा लाउड आवाज के चलते इनके ऊपर असर पड़ती है, तो ये थोड़े ढीले पड़ जाते हैं जी जी। मतलब हमारे जो युवा सुन रहे हैं ईयरफोन और हेडफोन का जो उपयोग करते हैं ज्यादा तादाद में, तो उन्हें कान की समस्या हो सकती है। इसका उपयोग कम करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए नहीं कहता हूँ, पर उसे इतना उपयोग करो कि फिर कान को भी थोड़ा समय दो ताकि वो वापस रिकवर कर सके जी। ये ज्यादा उपयोग करने से क्या होता है कि ये हेयर सेल जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो फिर जैसे कि ये रॉक म्यूजिक और सब चलता रहता है, तो उससे कान के हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं जी जी। इसके अंदर क्या है कि जब भारी आवाज आती है तो इसमें कान में दो तरह की चीजें होती है। एक होता है टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, यानी कि जो ये जो हेयर सेल्स हैं, जो सेंसर सेल्स हैं, वो टेम्पररीली थक जाते हैं जाते हैं, फिर काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको हम समय दें, फिर उसको आवाज न दें, उसको छोड़ दें, तो रिकवर कर रहता है। जैसे किसी कोई मसल हमारा थक गया, तो छोड़ देंगे तो फिर थकान पूरी होती है, फिर वापस ठीक हो जाता है। वैसे ही थोड़े समय अगर उसको छोड़ा जाए तो वापस रिकवर कर जाता है। लेकिन उसे रिकवर करने का यदि मौका ही न दिया जाए और कंटिन्यूअस उसको बार बार बड़े आवाज दिए जाए, तो फिर रिकवर नहीं करता है। तो ये टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट में से परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट में हो जाता है, और जब परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट में हो जाता है तो सुनने की समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है जी। तो पूरा सुन नहीं सकता है, फिर उसे मशीन की मदद लेनी पड़ती है। तो क्या बगैर सर्जरी के, बगैर मशीन के, क्या दवाओं के जरिए सुनने की समस्या कम की जा सकती है? जैसा कि आपने बताया कि आजकल ये तो चलन है ईयरफोन लगाना, हेडफोन का यूज, और सही बात है कि बहुत सारे युवा, अब तो पढ़ाई भी उसी के जरिए होता है, मोबाइल के जरिए ही, तो क्या इसका इलाज दवाइयों के जरिए हो सकता है? दवाइयों से अगर ये जो समस्या है अगर सामान्य है जी, एक लिमिट तक दवाइयाँ काम करती है। एक लिमिट से ज्यादा अगर सेंसरी न्यूरल लॉस हो जाता है तो फिर दवाइयाँ काम नहीं करती जी, फिर बाद में मशीन का सहारा लेना पड़ता है जी बिल्कुल। तो शुरू में तो दवाइयाँ काम करेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया, जिसे हम कहेंगे कि अगर अति हो गया, तो फिर दवाइयाँ काम नहीं करती है। जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सारी जानकारी दी कि सुनने की समस्या होती है, तो इसकी जांच किस तरह से होती है, हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, नॉर्मल जैसे हम लोग आँख की जांच हर 6 महीने या साल भर पे लोग करवाते रहते हैं कि ठीक से दिखता है कि नहीं देखने के लिए, वैसे ही कान की जांच भी हमें रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। कम से कम साल में एक बार तो करवा ही लेना चाहिए कि कान में सुनाई हमें ठीक से दे रहा है। कान की सुनने की जांच करने के लिए जो जांच होती है उसे कहते हैं ऑडियोग्राम करना। जैसे हमारे हार्ट की जांच के लिए हम लोग करते हैं कार्डियोग्राम, तो वैसे ही कान की जांच के लिए करते हैं ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम का मतलब होता है कि कान को एक साउंड प्रूफ रूम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज दी जाती है और पेशेंट का रिस्पांस लिया जाता है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे, कितने लेवल पे वो सुनता है, कितने डेसिबल पे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको सुनता है, तो उसकी वो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जी। और फिर बाद में उसका एक ग्राफ बनाया जाता है और उस ग्राफ को कहते हैं ऑडियोग्राम। तो ये अगर हम 250 से लेके 8 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को अगर 20 डेसिबल के साउंड तक में आराम से सुन लेते हैं तो नॉर्मल काउंट होगा। लेकिन अगर किसी में कुछ ज्यादा ऊंचा सुनते हैं तो उसको ज्यादा डेसिबल पे सुनना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जैसा हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि हमें कान की सुनने की कितनी समस्या है, कितनी गंभीर समस्या है, कि इसमें कुछ करने की जरूरत है, दवाई से काम चल जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा, मशीन की मदद लेनी पड़ेगी या ये सब चीजें जी। डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहते हैं कि कान में जो दर्द होता है, कान में दर्द का क्या कारण है, और बच्चों में ये कान दर्द की समस्या ज्यादा होती है, हालांकि बड़ों में भी होती है, तो बताइए दोनों की समस्याएं किस तरह की होती हैं? बच्चों में जैसे मैंने बताया कि कान का कनेक्शन हमारा गले से होता है जी हाँ। कान का जो मध्य भाग है वहाँ से एक नली निकलती है जो ये गले में नाक के पीछे के भाग में खुलती है, इसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है जी। बच्चों में ये यूस्टेशियन ट्यूब छोटी होती है और सीधी होती है, तो जैसे ही बच्चे को थोड़ी भी सर्दी हुई तो तुरंत कान पकड़ लेगा जी। तो सर्दी जो गले में लगी तो सीधा इन्फेक्शन कान में जाता है। ज्यादातर बच्चों में सर्दी के चलते या कहें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी गले के ऊपर के भाग में किसी भी कारण की एलर्जी हो, किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में
जो तकलीफ होती है तो गले की तकलीफ कान में जाती है और दर्द कान में होने लगता है। जी जी तो ज्यादातर लोगों को ये होता है और सबसे कॉमन ये होता है ठंडी की सीजन में, जी जी या फिर कुछ लोगों को एलर्जी हो तो कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक ले लिया या ऐसा कुछ पी लिया, खा लिया, जी बर्फ खा लिया, तो उसके चलते तुरंत पकड़ लेता है गला, और गला पकड़ते ही कान पहले ही पकड़ा जाता है। जी। ठीक है, तो ऐसी ये सबसे ज्यादा समस्याएं कान के दर्द की इसके कारण हो जाती है बच्चों में। तो ये कान दर्द बच्चों के, और बड़ों में जो कान दर्द होता है वो किस वजह से होता है और उसका क्या इलाज है? ज्यादातर बड़ों में भी कुछ लोगों को ये चीज बड़े तक चालू रहती है, और दूसरी चीज बड़ों में ज्यादातर क्या होता है कि कान के अंदर कुछ साफ साफ करने में चक्कर में हो जाती है। जी तो कुछ लोगों को आदत होती है कि कान में पिन डाल के साफ करें, कान को खुजालते रहें, जी बैठे बैठे कुछ टाइम पास इस तरह से कर रहे होते हैं। उसके चलते कान में क्या है कि कभी भी आपका नखून लग गया या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से वहाँ की जो चमड़ी है थोड़ी भी छिल गई तो तुरंत इन्फेक्ट हो जाती है। जी क्योंकि कान के अंदर की जो चमड़ी है और नीचे जो रही कार्टिलेज, उसके बीच में सॉफ्ट टिश्यू बहुत कम होता है, इसलिए वो तुरंत ही छिल जाता है और उसमें इन्फेक्ट करता है और दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। जी। और कान दर्द और चक्कर आने का क्या संबंध है? अक्सर हम सुनते हैं कि चक्कर आ रहा है, अगर कान में तकलीफ है तो चक्कर आने लगता है, तो इसका क्या संबंध है? हमारे कान के दो उपयोग हैं, एक तो सुनने का और दूसरा हमारा बैलेंस मेंटेन करने का। जी जी कान का जो ऑर्गन है उसके अंदर कॉक्लिया होता है और वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। जी हाँ। कॉक्लिया हमारे सुनने के लिए जिम्मेदार है और वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे बैलेंस के लिए जिम्मेदार है, और ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, एक ही ऑर्गन में रहता है। ठीक है, तो कान में ऐसी कोई बीमारी हुई जिसके कारण की इन्फेक्शन वेस्टिबुलर सिस्टम में चले गया तो बैलेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसे हम प्राय वर्टाइगो की भाषा से जानते हैं। ठीक है, चक्कर आने लग जाता है। तो ये भी ज्यादातर ऐसा होता है कि सर्दी हुई, इन्फेक्शन हुआ, कान के अंदर इन्फेक्शन गया, तो कान के अंदर एक विंडो होता है जिसे राउंड विंडो कहते हैं हम, और उस वहाँ पे एक झिल्ली होती है, तो राउंड विंडो के माध्यम से कोई इन्फेक्शन अंदर जाएगा, सीधा वेस्टिबुलर सिस्टम में चले जाता है और फिर उसको चक्कर आना चालू हो जाता है। ज्यादातर चक्कर जो है ये वायरल कारण से होते हैं, जिसे और वायरल किसी भी वायरस के इस ट्रांसमिशन से अंदर जाने से और जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लेब्रिंथाइटिस बोलते हैं, क्योंकि ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम है इसको लेब्रिंथ बोलते हैं हम। उसमें 3 नलियां होती है, मतलब उसकी 3 कैनाल्स होती हैं अलग अलग प्लेन में, उसके हिसाब से वो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है। जी तो पूरे शरीर की क्या स्थिति है इसका इंफॉर्मेशन हमारे कान तक पहुंचता है और वहाँ से ब्रेन तक पहुंचता है, और वही हमारा पूरा बैलेंस मेंटेन करता है। कान की इन्फेक्शन होंगे तो ये भी इन्फेक्शन साथ में हो सकता है। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है, किस तरह से बचाव करते हैं इसका? हाँ, इसमें हर चीज में, जैसे कि वायरस के चलते अगर किसी को है तो वायरस तो हवा में से आता है, मेन तो हमारा जो है रूटीन हम लोग ध्यान रखें कि नाक का, गले का ध्यान रखें। ठीक है, और हम ऐसी कोई चीजें बाहर बाजार में से न लें जिसके चलते कि हमको इन्फेक्शन हो जाए। बराबर, अच्छे पानी का उपयोग करें, अच्छे वातावरण का उपयोग करें, अगर डस्टी और ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें। ये सब करने से क्या है कि हम प्रिवेंट कर पाएंगे कि ऐसा कुछ हमारे शरीर के अंदर न जाए। बराबर, तो उसके चलते हम इस चीज को बचा सकते हैं। कई बार कई लोगों को जैसे कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तब भी चक्कर आ जाता है, तो उसके अंदर भी ऐसा होता है कि जो हमारा जो बैलेंस का ऑर्गन है उसके अंदर भी एक पूरी सिस्टम ऐसी है कि उसके ऊपर अगर झटका लगता है तो उसके अंदर भी कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, कैल्शियम पार्टिकल्स होते हैं, तो वो इकट्ठी हो जाती है और वो जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ चली जाती है, तो उसको बैलेंस में चक्कर करने लगती है। तो ये सब का इलाज है, तो हम पार्टिकल पोजिशनिंग बोलते हैं, कि एप्लीज मैन्यूवर होता है वो, या किसी में हम लोग इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, किसी में ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो क्या स्थिति है, क्या कारण है, क्यों ये बैलेंस का प्रॉब्लम है, और सिर्फ कान के चलते ही है या बॉडी के और पार्ट्स के चलते हैं। बैलेंस के लिए कान तो रिस्पॉन्सिबल है आपकी पोजीशन देने के लिए, पर वहां तक जो रिस्पॉन्स आते हैं हमारे जॉइंट्स की पोजीशंस जो है, कभी हम पाँव सीधा रख रहे हैं, पाँव मोड़ रहे हैं, तो ये सब जब हम कर होते हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, मसल में से जो इनपुट आते हैं बॉडी में से, तो ये सब इनपुट्स मिलाकर फिर कान जो है उसको कैलकुलेट करके ब्रेन को देता है और उसका बैलेंस सिस्टम बनता है। तो किसी और कारण से भी चक्कर आ सकता है, फिर ब्रेन में सेरेबेलम होता है, उसके अंदर कुछ हो गया, वहां पे स्ट्रोक हो गया तो भी चक्कर आ सकता है। हार्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते ब्रेन में सप्लाई कम हो गया ब्लड का,
तो भी हो सकता है। जी जी। और डॉक्टर साहब, अब कान नाक गले की बात है, तो अब हम नाक के बारे में बात करना चाहते हैं। अक्सर ये समस्या होती है लोगों को कि सुनते हैं कि नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका असर आवाज पर भी होता है। तो ये तकलीफ अक्सर लोगों में पाई जाती है, तो इसकी क्या वजह है और किस तरह से इसका इलाज होता है? देखिए, हम लोग जब सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो मेन हम ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाते हैं जी। ठीक है। तो उसका जो रूट है वो नाक से होके, गले से होके, सांस नली से होके अंदर तक जाता है। ठीक है। नाक हमारा एक ऐसा यंत्र है, कहो कि वो एक एयर कंडीशन का काम करता है। कैसे कि हमारे जो फेफड़े हैं वो बाहर जो वातावरण में जो हवा है उसको उसी रूप में लेने को तैयार नहीं है। उसे हमें साफ करके, उसका टेम्परेचर बराबर करके, उसमें मॉइस्चर देके फिर पहुंचाना पड़ता है। तो वो काम हमारा नाक करता है। नाक में जैसे हमारे 2 छेद हैं, बीच में एक पर्दा होता है। ठीक है। तो हम जैसे ही सांस लेते हैं, नाक से जब हवा गुजरती है तो पहले नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि बड़े बड़े कंकड़ों को छान देती है जी। एक छन्नी का काम करती है। फिर अंदर की जो चमड़ी है उसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत होती है। तो वो एक उसके मूवमेंट से उसके अंदर एक टेम्परेचर आता है। तो बॉडी टेम्परेचर पे वो जो भी हवा आ रही है तो बॉडी टेम्परेचर पे हो जाती है। फिर उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पानी जैसा स्त्राव अंदर करते हैं। जैसे पसीना छोड़ते हैं ना, वैसे अंदर म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं म्यूकोजा में, जो कि उस अंदर इस तरह के सेक्रेशंस करते हैं। तो उस हवा में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में वो एक गोल टर्न मार के और फिर बाद में नीचे फेफड़े में जाता है सांस की नली से। ठीक है। तो सांस की नली से जब वो फेफड़े तक पहुंचता है तब तक वो हवा जो हमारी अंदर ली गई है वो एयर साफ हो गया होता है, गर्म वार्म हो गया होता है और मॉइस्चर वाला हो गया होता है। तो वो जाके अंदर जब एकदम सेंसिटिव झिल्ली से टकराता है फेफड़े की तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और फिर बाद में फेफड़े उन हवाओं को अंदर लेके तो बॉडी की अलग अलग जगह तक पहुंचाते हैं। उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और वो ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में जो रक्त कण है उनसे मिलके बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। तो ये जो प्रक्रिया है नाक से फेफड़ों तक जाने की, ये प्रक्रिया में अगर कहीं पर भी कोई अवरोध हो तो ठीक से जाएगा नहीं। तो ये जो अवरोध है ये शुरू हो सकते हैं सीधे नाक से ही। तो नाक का पर्दा टेढ़ा होना, तो नाक का पर्दा अगर टेढ़ा है तो एक तरफ से ज्यादा हवा जा रही है, एक तरफ से कम जा रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दौड़ने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो उसको हम मदद कर सकते हैं उस नाक के पर्दे को सीधा करके। तो ऑपरेशन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी करने से नाक का पर्दा जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे सीधा किया जा सकता है। एक बार सीधा कर लिया तो दोनों तरफ से बराबर मात्रा में हवा अंदर जानी चालू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज होती है कि नाक के चारों तरफ साइनसेस हैं जो हवा से भरे हुए अपने खोपड़ी के भाग हैं। तो नाक के दोनों तरफ बाएं दाएं हमारे मैक्सिलरी साइनसेस हैं, तो मैक्सिला बोलते हैं। उसके अंदर 30 ml जैसी जगह होती है, हवा होती है, हवा से भरे हुए तो एयर मूव करती होती है उधर से। दूसरा, नाक के अंदर मतलब ऊपर के भाग में इथमॉइड साइनस होते हैं और पीछे के भाग में स्फेनोइड साइनस होते हैं। तो ये जब अगर हवाएं बराबर नहीं जाती है या नाक के पर्दे टेढ़े हैं या इनके जो ड्रेनिंग चैनल्स हैं इसमें अगर कोई तकलीफ है तो ये सबको हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। साइनस की ब्लॉक होने से साइनसाइटिस हो जाता है, उसके चलते अंदर जो पॉलिप्स हो जाते हैं जिनको हम मसे बोलते हैं तो वो पूरा भर सकता है, नाक पूरी बंद हो सकती है। तो उसको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के माध्यम से ये सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। अब ये एंडोस्कोप क्या है? ये जो एंडोस्कोप होता है ये एक तरह का दूरबीन होता है और इस दूरबीन से हम नाक के अंदर जाके दूर दूर तक देख सकते हैं। और इस एंडोस्कोप के माध्यम से साइनस की जो ओपनिंग्स हैं जो बंद हो गए हैं उनको खोल सकते हैं, अंदर कहीं पे मसे हो गए हैं, पॉलिप्स हैं, वो सबको हटा सकते हैं। नाक का पर्दा टेढ़ा हो गया है उसको सीधा करने के लिए मदद ले सकते हैं उसकी। ठीक है। या फिर और भी अंदर नाक में कई बीमारियां होती है तो वो सबको भी हम देख के और उनको वहां से हटा के उसको रास्ता पूरा का पूरा साफ कर सकते हैं। तो ये सब ज्यादातर क्या मैकेनिकल ब्लॉक्स होते हैं, अवरोध होते हैं। तो उन अवरोधों को हम
एंडोस्कोप से देख के और हटा सकते हैं ताकि उसकी सांस की प्रक्रिया ठीक हो सके। जी डॉक्टर साहब, ये जो जानकारी आपने दी, अक्सर हम सुनते हैं कि साइनस के बारे में आपने जिक्र किया, लोग कहते हैं कि हमें साइनसाइटिस की समस्या है और बहुत तकलीफ होती है, हड्डी बढ़ गई है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, तो बार बार जुकाम होता है। तो क्या ये सच है या फिर लोगों की भ्रांति है? तो जो तकलीफ होती है सर्दी जुकाम की, क्या है इसका निदान, क्या है इसके बचाव क्या है? हाँ, साइनस की तकलीफ जैसा मैंने बताया ना कि अगर नाक का पर्दा टेढ़ा है या हर एक साइनस जो है ना वो खुलता है नाक के अंदर, ठीक है, मतलब उसका ड्रेनेज चैनल नाक में होता है। तो अगर साइनस के अंदर ऐसा कुछ हो गया, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, कोई एलर्जी हो गई या सूजन आ गई और नाक का जो साइनस का रास्ता है वो ब्लॉक हो गया तो उधर पीछे ओवरफ्लो होगा, मतलब जो ड्रेनेज होना था वो होगा नहीं, तो भर जाता है साइनस। जी जी। बार बार इस तरह के इन्फेक्शन उनको होते रहते हैं, उनको बार बार साइनस की समस्या होती रहती है। कुछ लोगों के जन्म से ही वो जो ड्रेनेज चैनल है ऐसे इतने छोटे होते हैं जी कि ड्रेन नहीं होता, कुछ न कुछ एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी होती है। तो साइनस की यदि बार बार समस्या होती रहती है, साइनस के चलते हेडेक होता रहता हो, बार बार इन्फेक्शन होता रहता हो, बुखार आता रहता हो, बहुत सर्दी होती रहती हो, तो ऑपरेशन के द्वारा इन सबको खोल के इसको ठीक किया जा सकता है। ये तो एक चीज है, लेकिन इन सब को बचाने का भी तरीका है। जी हाँ, कि साइनस ऐसी छोटी छोटी जगहों पे होता है कि अगर हम रोज गर्म पानी, जो भाप है, भाप जी, स्टीम इनहेलेशन अगर करें, गर्म पानी का जो भाप है उसको नाक के माध्यम से लेके मुंह से निकालें, तो ये सब छोटी छोटी जगहों में ये स्टीम पहुंच जाता है और वो पहुंच के वहाँ पे लोकल एरिया में शेक करता है। शेक करने से क्या होता है कि वहाँ पे जो छोटी मोटी सूजन आई होती है वो बैठ जाती है, तो फिर वो नाक खुल जाता है, साइनस खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये करने से साइनसाइटिस का रूटीन जो इन्फेक्शन का रेट है वो घटा सकते हो आप जी। तो उसको प्रिवेंशन के लिए यदि कोई रोज जिसको ऐसा होता रहता हो साइनसाइटिस, वो रोज अगर ये गर्म पानी का भाप लेता है, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करता है, गर्म पानी पीता है, तो इससे उसकी 50-60% तकलीफ तो दूर हो ही जाती है। जी जी। ये सब करने के बावजूद भी अगर नहीं कुछ ठीक होता है तो फिर ऑपरेशन की नौबत आती है, सोची जा सकती है। हाँ, तो ये बड़ी उम्दा जानकारी आपने दी। किसी किसी को नाक से खून आता है, ये क्या समस्या है? ये क्यों होता है? हाँ, ये भी इसलिए होता है कि नाक के आगे के भाग में 3-4 तरह की नलियां होती है जो आके एक जगह पे इकट्ठी होती है। इस जगह पर इन नलियों के ऊपर एक पतली सी परत होती है। कुछ लोगों को नाक खोदने की आदत होती है जी, और जब वो नाक खोदते हैं और गलती से उनका नखून वहाँ पे लग गया तो वो चमड़ी वहाँ की निकल जाती है, वहाँ की म्यूकोजा में कट आ जाता है और जैसे ही वो कट आएगा तो नीचे तो 3-4 नलियां हैं, वो तुरंत ही वहाँ से खून निकलना चालू हो जाता है। तो एक तो ये कारण है ट्रॉमेटिक। दूसरा कारण ये होता है कि आगे की जो ये जहाँ खून की नलियां हैं वहाँ की जो चमड़ी ऊपर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन वो बहुत पतली होती है। अगर कोई एकदम से गर्म वातावरण में गया या ठंड वातावरण में गया जिसके चलते वहाँ पे सूख जाता है, सूख जाएगा और फिर बाद में अपना नाक झड़केगा या नाक में कुछ चोट लगेगी तो वहाँ पे क्रैक हो जाएगा। वो क्रैक हो जाएगा तो भी खून निकलना चालू हो जाएगा। तो ज्यादातर लोगों को इसके कारण होता है, कोई भी तरह की इंजरी उसके चलते वहाँ से गिरने लगता है। और एक तीसरा प्रकार का खून निकलना होता है, वो ज्यादातर बड़े लोगों में होता है, एडल्ट्स में। एडल्ट्स में कब होता है? जिनको ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज्यादा रहता हो। यदि ब्लड प्रेशर किसी का एकदम से शूट किया तो बहुत ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर शूट किया, वो भी शूट इसलिए करता है कि दवाई नियमित नहीं लेते हैं। अगर दवाई नियमित नहीं लेते हैं और ब्लड प्रेशर शूट किया तो या तो कहीं न कहीं से खून बहेगा, नाक में से बह जाए या ब्रेन में बह जाए। जी। अगर नाक में से बहता है तो ये जो नाक से खून की नाक बह सकती है, जिसे हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। और अगर वही खून की नली दिमाग में फटती है तो उस आदमी को तुरंत लकवा हो जाता है, स्ट्रोक बोलते हैं जिसे। तो ब्लड प्रेशर का हाई होना या किसी कारण से नाक में खोदना या किसी तरह की इंजरी करना, उसके चलते ये नाक में से खून निकलता है। डॉक्टर साहब, गाने के बाद अब बारी है गले की, क्योंकि नाक, कान और गला आपस में जुड़े हुए हैं। तो गले की किस तरह की समस्याएं होती हैं? अक्सर गला बैठ जाता है, आवाज बैठ जाती है। हम लोग खुद आवाज की दुनिया में से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें ये समस्या अक्सर होती है, आवाज बैठ जाना और गले में खराश। तो इसकी क्या वजह होती है और किस तरह कौन से एहतियात बरते जाने चाहिए कि गला आवाज न बैठे और गले की हिफाजत की जाए? जैसे
हम जानते हैं कि गला जो है ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो बातचीत करते हैं वो गले के माध्यम से ही करते हैं। जी। हमारी जो एक दूसरे से विचारों का जो अभिव्यक्ति होती है वो भी उसके चलते ही होती है। तो गले में क्या होता है कि जो वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, या हम लोग कहेंगे मेडिकल की भाषा में जैसे लैरिंक्स, उसके अंदर 2 परतें होती है, जिससे जो 2 झिल्लियां होती है, या जिसको स्वर पेटी बोलेंगे, स्वर तंतु। तो ये 2 स्वर तंतु के हिलने से आवाज बनती है। वो कैसे बनती है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा हम अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, हवा अब अंदर लेते हैं और हमारे फेफड़ों में हवा भरते हैं। हवा भरने के बाद जब हवा को बाहर निकालते हैं तो ये लैरिंग्स में जो स्थित 2 झिल्लियां हैं, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं या स्वर पेटी कहते हैं, तो ये दोनों आपस में मिली रहती है। फिर नीचे से जैसे हवा का हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये झिल्लियां खुलती है और इनके खुलने से हवा अंदर से एकदम से निकलती है। और जब ये हवा निकलती है तो फिर वापस झिल्लियां पास में आती है और एक वाइब्रेशन पैदा हो जाता है वहाँ पर उन झिल्लियों में जी। और वो वाइब्रेशन एक आवाज पैदा करती है। उस आवाज को फिर हम मॉड्यूलेट करके और उसको उपयोग करते हैं। कुछ आवाज को हम गले से निकालते हैं, कुछ को मुंह से निकालते हैं, कुछ को नाक से जाने देते हैं जी। तो इस तरह से अलग अलग स्वर पैदा होते हैं, उसको फिर मिला के हम वाक्य बोलते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो गले में यदि हम इसका स्वास्थ्य ठीक न रखें तो ये सब की समस्याएं आ जाएगी जी। जो वोकल कॉर्ड है इसका उपयोग जरूरत से ज्यादा करें या उसका उपयोग हम गलत तरीके से करें तो इसके वोकल कॉर्ड के ऊपर अलग अलग चीजें पैदा हो जाती है, जैसे कि दाने हो जाना, जिसे हम वोकल कॉर्ड नोड्यूल बोलते हैं। इन वोकल कॉर्ड नोड्यूल का ज्यादातर देखा गया है कि ये जो आवाज का ज्यादा उपयोग करते हैं प्रोफेशनली उनको होता है, जैसे कि टीचर्स, सिंगर्स जी। तो जिनको ज्यादा भाषण देना होता है, ज्यादा बोलना होता है, तो हम लोग कहते हैं जो वॉइस का ओवर यूज जो करते हैं या जो वॉइस का मिसयूज करते हैं, ज्यादा चिल्लाते हैं या इस तरह का जो है, तो उन लोगों को ये वोकल कॉर्ड पे नोड्यूल्स बन जाते हैं तो आवाज बैठ जाती है इनकी जी जी। कुछ लोगों को वोकल कॉर्ड के ऊपर स्थित जो खून की नलियां हैं वो बड़ी हो जाती है तो सिस्ट बन जाता है, या फिर कोई भी कारण से वहाँ पर पॉलिप बन जाते हैं, मसे बन जाते हैं, तो उसके चलते भी आवाज बैठ सकती है। कुछ लोगों को जो कि बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तंबाकू का, उन लोगों को वोकल कॉर्ड के ऊपर कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि वही तंबाकू वाला जो धुआं है वो वहीं से जाता है अंदर, लंग्स में हो सकता है, वोकल कॉर्ड पे हो सकता है, पूरे रूट में कहीं भी हो सकता है। तो ये जो आवाज निकालने वाला जो यंत्र है लैरिंक्स पे, इसका असर पड़ सकता है। दूसरी चीज कि हमारी जो हवा जो हम अंदर लेते हैं, वो हवा अंदर जो लेते हैं तो उसका पूरा जो रूट है उसके अंदर भी कहीं पे तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों को सांस लेते हैं खर्राटे बोलने लगते हैं, तो ये सब भी सांस बराबर से नहीं जा रही है या उस रास्ते में कहीं पे अवरोध आता है तो होता है, और ये सब चीजें हम लोग आराम से कर सकते हैं जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमें बताइए कि गले में इन्फेक्शन न हो, बार बार आवाज न बैठे, गले की तकलीफ के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से एहतियात बरतने चाहिए, हमें बताइए संक्षेप में। गले के लिए जैसे एक बार मैं आगे भी बोला, क्योंकि ये गला जो हमारा है वो ओपन है, मुंह खोलते ही गला हमारा वातावरण पे एक्सपोज्ड है, ठीक है, तो हवा में से कोई भी प्रदूषण वगैरह हमारे में अंदर आराम से आ सकता है, खाने के माध्यम से अंदर आ सकता है। इसलिए एक तो हम जो भी मुंह में से लें, चाहे खाना हो या हवा हो, तो वो सब देखें कि साफ सुथरी हो, अच्छी हो, पहली चीज, एलर्जी उसके अंदर कुछ ना हो। और उसको हम संभालने के लिए ये कर सकते हैं कि गले में रोज यदि हम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें तो गले का हेल्थ मेंटेन रहता है, हेल्थ हाइजीन उसका जो ठीक रहता है। क्योंकि कोई भी अगर कोई हवा का कण आया है और वो आके अंदर कहीं चिपक गया है, वो एलर्जी का इफेक्ट करता है तो सूजन हो जाती है। तो अगर गार्गल्स करते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करते हैं, तो वो जो कण है वो वहाँ से निकल जाता है, वो वहाँ से धुल जाता है, वॉश हो जाता है, पेट में चला जाता है, और पेट में चला गया तो फिर बाद में कोई चिंता नहीं है उसकी, क्योंकि पेट में फिर एसिड होता है जो उसका ध्यान रख लेता है, वह खत्म कर देता है। तो गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करना और गर्म पानी का नियमित सेवन करना, सुबह शाम गर्म पानी पिए तो ये पूरा का पूरा जो हमारा ट्रैक है वो ठीक रहता है।
जी। जब किसी को ज्यादा बोलना पड़ता है, जैसे कुछ लोगों को भाषण खूब देना पड़ता है, जी। कुछ लोगों को लेक्चर्स खूब लेने होते हैं, तो उनको हम प्रायः ये सलाह देते हैं कि हर समय अपने साथ में बोलते के पहले पानी साथ में रखिए और बीच बीच में पानी पीते रहिए। जी। यदि वो पानी गर्म पानी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 20 मिनट बोले, उसके बाद थोड़ा सा एक घूंट ले लीजिए, फिर आप थोड़ा सा ले लीजिए, तो ऐसे उनका वो ठीक रहता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उम्दा जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता बड़े लाभान्वित होंगे इन जानकारियों से। डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा का हम विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। सेहतनामा में अभी आप सुन रहे थे नाक, कान व गले से जुड़ी बीमारियां और उनके उपचार। इस विषय पर ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा से ममता सिंह की बातचीत। तकनीकी सहयोग महेश वर्मा का। यह कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया रामकरण मीणा ने। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।